अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट आज भी बुलिश नोट पे नजर आए। हमने देखा 45,000 साइकोलॉजिकल बैरियर से 45,500 से अबव मार्केट का क्लोजर रहा, यानी कि वेल अबव 45,900 अबव क्लोजर रहा। इट मीन्स के ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसके साथ साथ बाइंग अपॉर्चुनिटीज डेली बेसिस पे मार्केट के अंदर आ रही हैं, जिसमें हमने कुछ स्क्रिप्ट्स में देखा भी आज कि काफी हद तक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल होते हुए दिखाई दिए, खासकर ऑटो सेक्टर्स में। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री और आज हमने स्पेसिफिकली राइस के ऊपर पूरे प्रोग्राम में रिपोर्ट रखी है और ऊपर टॉपिक के ऊपर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में इसका कितना हाथ है, इंपोर्ट तो कुछ नहीं होता, ओवरऑल पूरे मुल्क में इसकी कितनी खपत है और इसके साथ साथ इसके ऊपर कितना काम हो रहा है, कितनी मार्केट्स एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। पाकिस्तान मजमूई तौर पर एक ज़रई मुल्क है। ज़रख़ेज़ ज़मीनें, बेहतरीन आबो हवा, नहरी निज़ाम और ज़मीनी पानी की सतह मुनासिब होने के अलावा हज़ारों ऐसी नेमतें हैं जो कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक के पास मौजूद नहीं। आज दुनिया में पाकिस्तान का बासमती चावल कसरत से बिक रहा है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, जिसमें सर फहरिस्त और बिलखुसूस जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा वक्त की ज़रूरत है। एक तरफ दुनिया मुहलिक कोरोना से निमटने के साथ साथ खुराक की दस्तयाबी यकीनी बनाने की कोशिशों में मसरूफ है, तो वहीं वबा के दिनों में भी पाकिस्तानी चावल की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। वफाकी हुकूमत ने चावल की बरामदात को अगले 5 सालों में $2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाने का मंसूबा बनाया है। दूसरी जानिब आलमी इदारे खुराक की पाकिस्तान में टिड्डी दल के हमलों से निमटने के लिए हिकमत अमली अपनाने पर जोर देने के बाद इस खतरे को भी वसील नजरी में देखा जा रहा है। चावल की पैदावार और बरामदात को बढ़ाने के लिए हुकूमत जिन तजवीज़ पर गौर कर रही है, उनमें काश्तकारी के बेहतरीन तरीके, पानी का इस्तेमाल, मैकेनिकल ट्रांसप्लांटेशन और मौजूदा राइस मिल्स में ड्राइंग और स्टोरेज जैसे अनासर शामिल हैं, जो कि चावल की पैदावार और बरामदात को बढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। चावल की बरामदात के हवाले से तमाम तर मसाइल को तरजीही बुनियादों पर तमाम इदारों के साथ मिलकर हल किया जा रहा है, जिसका नतीजा इजाफी मार्केट तक रसाई और बिलखुसूस चीन और इंडोनेशिया में पाकिस्तान चावल की बरामदात में इजाफे की सूरत में सामने आया है। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट हमने विटनेस की है। ओवरऑल राइस जाहिर सी बात है रोजमर्रा के दिनों में भी हम खाते हैं और घरेलू सारिफीन भी इससे ज्यादा जो है वो यूज करते हैं। ओवरऑल एक्सपोर्ट में इसका कितना हाथ है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो एक बासमती राइस है पाकिस्तान की एक स्पेशलिटी भी है और बहुत मशहूर भी है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। छैला राम केवलानी साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप चेयरमैन हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल राइस की कितनी प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर होती है और इकोनॉमिक ओवरऑल अगर कंडीशन में देखें तो राइस का कितना हाथ है एक्सपोर्ट के नंबर जनरेट करने में? देखिए, पाकिस्तान में राइस का टोटल जो क्रॉप होता है वो अराउंड 7.2 मिलियन टन होता है, जिसमें से हम लोग जो है 4.2 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं और 3 मिलियन टन अपनी जो है वो लोकल कंजम्पशन है। जो 4.2 मिलियन टन हमारी एक्सपोर्ट होती है, उसमें 1 मिलियन टन अराउंड हमारी बासमती एक्सपोर्ट होती है। अच्छा। और 3.2 मिलियन टन हमारी जो होती है वो लॉन्ग ग्रेन में भी हमारे पाकिस्तान में 3-4 वैरायटीज हैं, जिसमें PK 386 आ जाता है जो कि पंजाब से होता है, और C9 होता है जो कि हमारी अपर सिंध जैसे शेदारकोट है वहां पर होता है, और तीसरी वैरायटी है हमारी 86 जो कि अपर में और लोअर में, जैसे लोअर में आप समझें कि बदीन हो गया, जैसे टंडो मोहम्मद खान, ये गोलाची, ये बेल्ट हो गया, और अपर में लाड़काना, जैकमाबाद, कनकोट वहां पर होता है। तो ये टोटल की टोटल हमारी जो लॉन्ग ग्रेन की है वहां पर जहाँ भी इतनी होती है वो टोटल हमारी एक्सपोर्ट हो जाती है। अच्छा, क्या डिफरेंस है इन क्वालिटीज में? कोई डिफरेंस है या बासमती या कोई इसका क्या डिफरेंस है? मैं जो आपने डिफरेंट जो है कैटेगरी के लिए डिवाइड किए हैं। देखिए, बासमती तो एक अरोमा राइस है, वो तो पूरी दुनिया में आपने देखा, जिसकी आप बिरयानी खाते हैं मोस्टली एशियन लोग बासमती को। नीचे चावलों के लिए भी चावल होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। सेला नहीं, वो सेला तो एक अलग वैरायटी है, वो पार्बल है, वो भी राइस पेडी से ही बनती है। ये तो मैं व्हाइट की आपसे बात कर रहा हूँ। बासमती एक अरोमा खुशबूदार चावल है जो कि हमारा गल्फ सेक्टर में ज्यादा पसंद किया जाता है। सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, मस्कत हो गया,
जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं और सम पार्ट ऑफ यूरोप के और कनाडा और अमेरिका, जितने जितने एशियन वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो बासमती को लाइक करते हैं। और जो लॉन्ग राइस है वो हमारा मोस्टली गरीब ममालिक हो गए, जैसे ईस्ट अफ्रीका हो गया, वेस्ट अफ्रीका हो गया, वहाँ पर पसंद किया जाता है। और मोस्टली अभी तो चाइना जा रहा है हमारा लॉन्ग राइस, जो कि पाकिस्तानी राइस चाइना में बड़ा फेमस है और बड़ा पसंद करते हैं। बासमती राइस लंबा चावल होता है काफी। बासमती राइस बिल्कुल लंबा चावल होता है, जो 11-21 हमारे पास है। बासमती में भी 2 वैरायटी है, एक 11-21 की वैरायटी है, दूसरी हमारी ट्रेडिशनल जो बासमती है वो वैरायटी है। दोनों चावल की खुशबू अच्छी होती है, कुकिंग अच्छी होती है, खाने वाइज टेस्ट वाइज बड़े मीठे और अच्छा चावल होता है पाकिस्तान का बासमती की बात कर रहे हैं। ओवरऑल ब्राउन राइस भी खाए जाते हैं, जो कि हम कहते हैं डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, वो ज़्यादा use करते हैं। आजकल लोग बड़े हेल्थी तो वो भी पाकिस्तान में होता है। बिल्कुल होता है। अगर व्हाइट होता है तो ब्राउन भी होता है। मोस्टली यूरोप में यहाँ से ब्राउन राइस हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। यूरोप में जो ब्राउन हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ यूरोप में ब्राउन राइस पे ड्यूटी नहीं है। अच्छा, व्हाइट राइस पे ब्राउन में ड्यूटी है और ब्राउन में ड्यूटी नहीं है। और मोस्टली पाकिस्तान में भी आजकल लोग जो है वो जो हेल्थ केयर करते हैं वो ब्राउन राइस खाते हैं। डाइट कॉन्शियस ज्यादा लोग डाइट ब्राउन राइस जो है वो ब्राउन राइस उसका टेस्ट डिफरेंट होता है इन चावलों से। अपना टेस्ट उतना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप सब्जी में जो है नमक नहीं डालें, मिर्ची नहीं डालें, तो डेफिनेट उसका टेस्ट फीका फीका सा लगता है, मगर आपके सेहत के लिए तो अच्छी चीज के लिए अच्छा है। ब्राउन राइस बिल्कुल सेहत के लिए अच्छी चीज है, बनस्पत वाइज के हवाले से ब्राउन अच्छी चीज है बिल्कुल। अच्छा जरा साहब, बहुत सारी मार्केट्स एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अभी हम कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनको एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बनाया हुआ है हमने, बिलखुसूस राइस की? और मैं क्रॉप्स की बात नहीं करूंगी कि वीट भी है, कॉटन भी है और डिफरेंट रबी और खरीफ क्रॉप्स, लेकिन मैं राइस की बात करना चाह रही हूँ। देखिए राइस हमारा बासमती जितना भी होता है, एक तो हमारी लोकल कंजम्पशन है, दूसरा हमारा ज्यादातर गल्फ सेक्टर में, और जो ब्राउन की सूरत में होता है वो हमारा यूरोप में एक्सपोर्ट हो जाता है मोस्टली बासमती में। और एरी भी हमारा जितना होता है टोटल का टोटल एक्सपोर्ट हो जाता है। हमारे पास खराब बचता नहीं है, रहता नहीं है कि हम कोई सरप्लस हो जाते हैं। राइस की वर्ल्ड वाइड देखें तो थाईलैंड नंबर 1 पे आता है एक्सपोर्ट में। थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है और बर्मा आता है। ये 5 कंट्रीज हैं जो राइस की एक्सपोर्ट कंपनी है करते हैं। और हमारा जो व्हाइट राइस है वो इस टाइम पे चाइना में, इस साल बहुत हमारा गया राइस चाइना में। चाइनीज को पसंद है पाकिस्तानी व्हाइट राइस, क्योंकि ये जो है स्टिकी राइस होता है ना, तो चाइनीज जैसे पता है आपको वो खाते हैं ना चॉपस्टिक से, बिल्कुल उससे खाते हैं। तो पाकिस्तानी राइस चाइना में बड़ा फेमस है, उसको लाइक भी करते हैं। एग्जैक्टली हमने मोरक्को जैसे कंट्रीज में भी डिफरेंस देखा है कि वो जो स्टिकी राइस होता है, मतलब जो चिपका हुआ चावल होता है, एक तो बासमती होता है जो हम लोगों को निखरे निखरे चावल पसंद है, उनको थोड़ा सा स्टिकी राइस पसंद है। जी बिल्कुल। तो ये भी स्पेशलिटी पाकिस्तान के पास है? बिल्कुल पाकिस्तान के पास है ना। बासमती तो आपको देखें कुकिंग वाइज वो दाना दाना अलग से हो जाता है। मोस्टली एशियन लोग जो है वो दाना दाना अलग से होता है तो उसको प्यारिटी पसंद करते हैं। और जितने भी आपके देखें ये चाइनीज हैं या फिलिपाइन है या इंडोनेशिया मुल्क है, जहाँ जहाँ हमारे चावल जा रहा है पाकिस्तानी, वो स्टिकी राइस को ज्यादा पसंद करते हैं। और हमारा मीठा चावल है पाकिस्तानी राइस बनस्पत के इंडिया से बहुत अच्छा चावल है जिसको लाइक किया जाता है इंडिया में, अपना फिलिपाइन में, इंडोनेशिया में, चाइना में, पूरी फार ईस्ट में, अफ्रीका में। और हमारी प्राइस जो है वो भी हम इंडिया से ऊपर बेचते हैं, $30-40 पर टन पे इंडिया से बनस्पत पाकिस्तानी राइस, ड्यू टू द क्वालिटी, ड्यू टू द टेस्ट। ये तो एक कुदरत की नेमत है, गॉड गिफ्टेड है हमारी लैंड, जो हमारा राइस की एक टेस्ट इतनी अच्छी है कि कुदरत ने हमको वो कमाल दिया इस लैंड में। ब्लेसिंग के हमारे यहाँ टेस्ट जो है वो ज्यादा हम टेस्ट के मामले में आगे निकल गए। चलो सर मैं आपको पॉज करूंगी और वो जो हमारे जो एक दुश्मन मुल्क है इंडिया, हम दुश्मन मुल्क कहें या फिर हमारे से एक जलने वाला मुल्क है, तो उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगी कि बीच में बासमती के ऊपर कोई जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बना था, वो मैं प्लीज आपसे पूछना चाहूंगी। लेकिन हम चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। लेट्स हैव अ लुक। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही आज की मार्केट की। ओपन हुई मार्केट 45,605.42 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट रेट 46,013.36, लोअर वॉज 45,605.42 एंड फाइनली क्लोजर 45,922.04। हम इंट्राडे हाई से थोड़े से ही पीछे हैं। इट मीन्स के 46,000 का लेवल हम करीब में रिकवर कर लेंगे। 316.62 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्न ओवर में करंटली मार्केट ने 825.89 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा जाता है 237.89 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 21.13 बिलियन रुपीज।
اور والیوم لیڈر میں آل اسکرپ بینگ ان گرین ٹیریٹری کے الیکٹرک اس لسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں 0.49 کے اضافے کے ساتھ 4.50 پہ کلوزر 250.24 ملین سے ٹریڈ کیے گئے ہیفٹی والیوم راج کے الیکٹرک میں انڈیویجولی دکھائی دے رہے ہیں. ہم نیٹ ورک لمیٹڈ سیکنڈ اسکور پہ 0.75 کا اضافہ 8.18 پہ کلوزر 68.50 ملین سے ٹریڈڈ اینڈ لاسٹلی یونٹی فوڈز 2.16 کا اضافہ 32.76 پہ کلوزر 29.80 کا کاروبار رہا. یہ تھا اوور آل والیوم لیڈرز اور مارکیٹ کی پرفارمنس. ہم دیکھ رہے ہیں ایک پازیٹیو ٹیریٹری پرفارمنس اوور آل اکراس دی بورڈ نظر آ رہی ہے. اٹ مینس مارکیٹ کے اندر انٹر ہونے کا اور اوور آل انویسٹمنٹ کے چانسز کافی حد تک بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. چہلہ رام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. اٹس آل اباؤٹ رائس. آج ہم صرف رائس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. سر, تو ہم بات کر رہے تھے انڈیا سے کے حوالے سے کہ وہاں پر یہ بات چل رہی تھی کہ باسمتی یا پھر جو رائس ہے وہ صرف ان کی جو ہے وہ رائٹ ہے, پاکستان کو جو ہے وہ اس میں نہیں انکلوڈ ہونا چاہیے. تو پھر یہ لیگلی دیکھا گیا میٹر اور پاکستان نے اسے ون کیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس میٹر کو؟ دیکھیں, یہاں پر تو انڈیا غلط تھا کہ ان لوگوں نے اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے. اصل بات باسمتی جہاں جس ایریا میں ہوتی ہے, آپ دیکھیں گے پاکستان اور انڈیا کے بارڈری جو لینڈ ہے وہیں پر ہوتی ہے. ہماری لینڈ بھی ان سے ملتی جلتی ہے, جو ہماری باسمتی ہے ان کی بھی باسمتی ہے. یہ کوئی آج سے تو نہیں ہے, یہ تو قدرت نے لینڈ بنائی ہے, وہیں سے باسمتی اگ رہی ہے نا. اس کو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس جگہ پہ. رائس کو ویسے ہی پانی زیادہ چاہیے. رائس ایسی کراپ ہے جس کو جتنا بھی پانی دو گے اتنا کم ہے. رائس کو پانی زیادہ چاہیے. تو انڈیا نے کلیم کیا کہ باسمتی کا اونرشپ ہم ہے, لیبلنگ ہم کر سکتے ہیں, باسمتی برانڈ ہمارا ہے, جو کہ ان لوگوں نے کلیم کیا اور یورپین پہ چلے گئے. تو پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی ایفرٹس لیے, منسٹر آف کامرس کے رزاق داؤد صاحب نے بھی ایفرٹس لیے اس چیز کے حوالے سے, تاکہ ہم نے کیس کیا ان کے اوپر جا کے یورپین لائبریری کے کہ بھائی باسمتی جو برانڈ لیبلنگ جو آپ کہہ رہے ہو, باسمتی کی جو اونرشپ کر رہے ہو آپ نہیں ہو, ہم بھی اس کے ساتھ ہیں, ہم بھی اونرشپ کرتے ہیں اس کی. تو بہرحال ان کے وہ دعوے سارے غلط ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ ایسی دعوائیں کرتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ بزنس کے کمپیٹیٹر ہیں, مگر پاکستان رائس میں ان سے 100 گنا زیادہ کوالٹی وائز آگے ہے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ہم بہت ان سے کئی گنا آگے ہیں. ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایگریکلچر کو بھی انوویشن کی ضرورت ہے, اور انوویشن آئے گی تو ہی پاکستان اسمارٹلی زیادہ اپنی کراپ ڈبل کر سکتا ہے. ابھی ہمارے پاس گنجائش ہے, کیا ضرورت ہے, کیا لوپ ہول ہے؟ یہ بات آپ کی ایگری ہے کہ ہمارے پاس کراپ اتنا نہیں ہے جتنا انڈیا کے پاس ہے. ہم کراپ اپنا ڈبل کر سکتے ہیں, مگر کچھ ہمارے گورنمنٹ کو ایفرٹس لینی پڑیں گے اس کے لیے. دیکھیں ہمارے پاس جتنی لینڈ ہے وہ لیزر لیول پہ نہیں ہے, لیزر اسکل کی اس کے لیے ضرورت ہے. ہمارے پاس 35% میں آپ کو بتاؤں ہماری جتنی سندھ کی جو زمین ہے وہ ابھی تک بھی بنجر پڑی ہوئی ہے, گہر آباد پڑی ہوئی ہے. 35% ہماری سندھ کی لینڈ. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی تھرپاکر کی بات کر رہا ہوں یا میں آپ کو کوئی کوستان کی بات کر رہا ہوں. میں ایون آپ کی لاڑکانہ بلوچستان کی طرف جائیں گے جہاں رائس ایریا میں ہوتا ہے, وہاں پر بھی 35% لینڈ پڑی ہوئی ہے, ڈیو ٹو کہ واٹر نہیں ہے. واٹر نہیں کہ آپ کی کوئی آپ کے کینال نہیں واٹر کے بنے ہوئے, آپ کے ڈرین سسٹم نہیں ہے. آپ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, جیسے آپ سے تھریشر آپ کا ہے, مین تھریشر. اب تھریشر رائس کی سیزن ہوتی ہے 3 مہینے کے لیے. اب وہ جو تھریشر اگر ایک گروور پرچیز کرتا ہے تو 3 مہینے وہاں یوز کرے گا, تو بقیہ 9 مہینے وہ کہاں کرے گا. تو ہمارے جتنے بھی گروور ہیں وہ بیچاروں کا لاسز ہوتا ہے. تو وہ ویٹ والا جو تھریشر ہے وہ رائس میں یوز کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ کی طرف سے گروور کو کوئی مشین جب ہماری رائس کی جب تیار ہوتی ہے نا, سیڈ جب تیار ہو جاتی ہے, جس کو ہم پیڈی کہتے ہیں, کور ہوتا ہے اس کا چھلکا جو اتارنے کے لیے جو چاول الگ کرتا ہے اس کو تھریشر کہتے ہیں. بہت ساری ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آج کل آ چکی ہیں, جس کی مطلب کہ اگر وہ ہمارے گروور کو مل جائیں, یا ہمارے جتنے ملرس ہیں جو اسکرس ہیں جو پیڈی گروور سے پرچیز کرتے ہیں, اب ان کے پاس دیکھیں آپ جائیں, ان کے پاس سائلوز نہیں ہے. سائلوز نہیں ہے کہ وہ اسٹور نہیں کر سکتے. اچھا, اگر ہے تو بہت کہا جاتا ہے چاول کو تو جتنا اسٹور کریں وہ جتنا پرانا چاول ہوتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے. نیا چاول جو ہوتا ہے وہ تھوڑا کچا کچا ہوتا ہے اور وہ زیادہ اسٹکی بن جاتا ہے. بالکل, باسمتی آپ جتنا اسٹور کرو گے تو اتنی کوکنگ اس کی اچھی ہوتی ہے. باسمتی کے حوالے سے یہ کہاوت بھی ہے, اور ہم تو پریکٹیکل بھی دیکھتے ہیں. اس کو پہلے 1 سال ہم اسٹور کرتے ہیں. جب بھی باسمتی آتا ہے تو اس کو اسٹور کرتے ہیں تو اس کی کوکنگ اچھی ہو جاتی ہے. بٹ لانگن جو رائس ہے اس میں آج کل ہائیبرڈ سیڈ آ گئے ہیں. لانگ گرین رائس جو ہمارے سندھ میں ہو رہے ہیں اس میں ہائیبرڈ چیز ہے, تو وہ زیادہ دیر ہم اسٹور نہیں کر سکتے ہیں. اس کو اسٹور کرنے کے لیے پہلے ہم کو ڈرائر سے گزارنا پڑتا ہے. اور ڈرائر کی ٹیکنالوجی یہاں پر ہے, مگر ہم ایکسپرٹ حضرات کے پاس ہے, ہونی چاہیے ہمارے ملر کے پاس. اچھا, ڈرائر کی ٹیکنالوجی اور سائلوز کی ٹیکنالوجی ہمارے جو ہسکر بیٹھے ہوئے ہیں جو اندرون سندھ میں, ان کے پاس ہونی چاہیے.
मगर वो इतने कॉस्टली हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर गवर्नमेंट इनको कोई सब्सिडी दे या गवर्नमेंट अपने हिसाब से ड्राइव और साइलेज फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी लोन्स भी मयसर हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपना प्लान बताएं या प्रॉपर्ली अपनी चीजें बताएं तो उनको जो है वो इस चीज में मदद की जा सकती है। देखिए लोन तो ग्रोवर तो मैं नहीं समझता हूँ कि देखिए क्योंकि सब्सिडाइज करना तो इट मीन्स कि आप जो है एक चीज को पाल लें, वो कब अपने ओन पे खड़ा होगा, ये बात तो है ना। मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को जितनी भी सब्सिडी देनी है या जितनी टेक्नोलॉजी लानी है वो ग्रोवर को जाके दे। अब ग्रोवर के लिए इतनी डॉक्यूमेंटेशन की मुश्किलात होती है कि हमारा जो ग्रोवर बेचारा इतना एजुकेटेड नहीं है बेसिकली, तो वो देहातों में रहते हैं, उनको आने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन पेपर के लिए भी बड़ा टाइम चाहिए, तो उसके लिए कोई मिडिल मैन होते हैं, फिर वही ज्यादातर सब्सिडी कमीशन फैसिलिटी वो यूज करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्रोवर जो ग्रास रूट है इनको तो पता है, डाटा है कि किस ग्रोवर की कितने हजार एकड़ जमीन लैंड है, क्या वो टैक्स दे रहा है, किस कैटेगरी में आ रहा है, तो उन्हीं को वो फैसिलिटी देनी चाहिए। वहां पर ड्रायर लगाने चाहिए, वहां पर साइलोज लगाने चाहिए, उनको लेटर से लेटर थ्रेशर और भी राइस की टेक्नोलॉजी है जो उनको देनी चाहिए। आपने हाइब्रिड राइस का जिक्र किया है तो मैं इसके ऊपर मजीद बात करूंगी। अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, स्टे ट्यून्ड। सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्तान, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
لا إله إلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم رائس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اوور آل کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ سیمنٹ کارٹلائزیشن بھی چل رہا تھا، وہاں پہ ایک کریک ڈاؤن ہوا اور اوور آل اس کارٹل کو پکڑا گیا۔ مارکیٹ میں اس کی پرائس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے، لیکن ابھی اگر ہم انڈسٹری وائز بات کریں تو کافی حد تک یہاں پہ کنٹرول دکھائی دیتا ہے جب سے کنسٹرکشن پیکج جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے اور اس کی ایکسٹینشن دیکھی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک پازیٹیو ٹیریٹری پرفارمنس اکانومک کنڈیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کافی حد تک پازیٹیو ڈائریکشن میں نظر آ رہی ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اوور کال یاسین ڈیری صاحب موجود ہیں، CEO ریٹ مینجمنٹ، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام میم۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے اوور آل کیا دکھائی دے رہا ہے اکانومک کنڈیشن پاکستان کی جب سے کنسٹرکشن پیکج ایکسٹینڈ ہوا ہے؟ ٹیک آن یہ کنسٹرکشن پیکج ایکسٹینڈ ہونے کے بعد پاکستان کی کنڈیشن از مچ بیٹر۔ جہاں تک آپ دیکھیں کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر تو آپ کا جو سیمنٹ سیکٹر اور اسٹیل سیکٹر کے اندر جو ہے جو پرائزز جولائی 19 کے اندر ہماری 2.98 ملین ٹن کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ اب جا کے 3.95 ملین جولائی 20 میں ہوئی تھی، جو کہ 39.8% ہمارا انکریز ہوا تھا، حالانکہ لاک ڈاؤن کی وجہ بھی تھا۔ اس کے بعد بھی کنسٹرکشن سیکٹر گرو کرتا گیا ہے۔ اگر آپ سارے فگرز دیکھتے جائیں ایگزیکٹلی، تو وی نو دیٹ اگست میں ہمارے پاس 73 ایئرس کے بعد ایک پازیٹیو پرفارمنس دکھائی دی سیمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اوور آل کنسٹرکشن پیکج کے ایکسٹینڈ ہونے کے بعد سے ہم ایک چینج دیکھ رہے ہیں پوری انڈسٹری میں، تو کیا بلڈرز اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ ان کو وہ پرائز جیسے جیسے کنسٹرکشن پیکج دیا گیا تو وہاں پہ ان کو یہ لینینسی بھی دی جا رہی ہے کہ ان کو NOCs وغیرہ ان کی جلدی فراہمی کی جا رہی ہے؟ NOCs کا صرف ایشو یہاں پہ ہے اس وقت نہیں ہے، باقی اوور آل باقی CDA اور آپ کے RDA کے اندر اور LDA وغیرہ میں وہاں پہ اتنا پرابلمز نہیں ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا سسٹم ایکچولی اس لیے بھی ہرٹ ہو رہا ہے کہ جو آپ کے ہیڈ اپس آ کے بٹھائے گئے ہیں دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ ٹو دس انڈسٹری، اور وہ آئے ہوئے ہیں آپ کے CSS آفیسرز۔ تو بیسکلی جو SDCA کو لک آفٹر کرنا چاہیے وہ لک آفٹر کرنا چاہیے کہ اسی سیکٹر کے لوگوں کو، وہاں ایک الگ ایک ٹیم ہوتی تھی باقاعدہ جو کہ انجینئر اور آرکیٹیکٹس ہوتے تھے، ان کو پروموٹ کر کے آپ کے وہاں چیئرمین یا ایڈمنسٹریٹر یا ڈائریکٹر DG لگایا جاتا تھا۔ اب وہ یہ ہوا ہے کہ اٹھا کے ہم لوگوں نے 21 گریڈ آفیسرز یا 20 گریڈ آفیسرز آ گئے، تو ان سے وہ مینج کرنا اور اس سے وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے، جو کہ میرے خیال سے گورنمنٹ کو تھوڑا سا وہ پازیٹیو ریئیکشن لے کے اس کو چینج کرنا چاہیے، انہیں لوگوں کو لیں اور ان کو تھوڑا سا کل ڈاؤن کریں اور سسٹم کو 3 days کے اندر 4 days کے اندر اپروولس دیں تاکہ لوگ اس کی طرف پازیٹیو آئے۔ سر اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں اپروولز اور یہ سارے پروسیجرز کافی جلدی ہو رہے ہیں، 48 آورز میں یا پھر 3 دنوں میں 4 دنوں میں ہو رہے ہیں۔ 48 آورز نہیں، وہاں بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی دیکھیں وہاں ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہاں پازیٹیو امپیکٹ ہے، وہاں جلدی ہو رہا ہے۔ یہاں سندھ گورنمنٹ بیسکلی سندھ گورنمنٹ بھی پازیٹیو تو ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں لیک کر رہے ہیں، کچھ وجوہات ہمارے یہاں کورس کی بھی ہے اور کچھ وجوہات ہمارے سسٹم کی بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر تھوڑا سا سندھ گورنمنٹ کو بھی ہمیں اس پہ لینا چاہیے اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے، اور تاکہ یہ چیزیں اپروولس فاسٹ ہوں، اور کیونکہ یہ بھی دیکھیں نا ایکچولی سارا سسٹم اسی سے چلتا ہے، اگر اپروولس ہوں گی کمپلیشنس ہوں گے تو ان کے بھی پیمنٹس ملیں گے، ادروائز جو ہے انلیگل اور انآتھورائز کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ کہ ہم اس پازیٹیو ریئیکشن کی طرف جائیں
और हम इसको एक सिस्टम बनाएं। और सिंध गवर्नमेंट से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि CND आबाद की एक टीम को नॉमिनेट करें, जिनके साथ बैठ के ये सारी चीजों को वन विंडो सर्विस के साथ करें, क्योंकि तो हमारा सर हम ये प्रोग्राम करते रहे हैं और SBSCA से भी काफी रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि इन तमाम चीजों पर फोकस है। सर एट द सेम टाइम हम बात करें अगर कंस्ट्रक्शन पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, NOC सिंध में 18 NOCs रिक्वायर है कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट करने से पहले। तो ये NOCs कितने अरसे में आपको लगता है, अभी अगर सिंध की बात करें तो कितने अरसे में ये मिल जाती है NOCs? देखिए अभी तो थोड़ा टाइम सिंध में ज्यादा लग जाता है बेसिकली, क्योंकि NOCs का सारा रिक्वायरमेंट और सिंध का जो है ना सिस्टम थोड़ा सा वो है। हमारा अप्रूवल्स तो अभी आजकल बिल्कुल ही नहीं हो रही है, क्योंकि कोई जा ही नहीं पा रहा। दूसरा ये कि जो कमर्शलाइजेशन भी थी वो भी रोक दी गई है, तो जो हुई है उनको भी अप्रूवल्स नहीं मिल रही है इस वक्त। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो SBCA बिल्कुल हॉल्ट हुआ है, इतना कोई काम अप्रूवल्स मिल दी जाती। तो सर क्या इसका सोल्यूशन तो कोई होगा? क्रिटिसाइज तो सब करते हैं, सोल्यूशन भी तो देना चाहिए ना। सोल्यूशन तो यही है कि सिंध गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करनी चाहिए हमें कि चीफ मिनिस्टर साहब इस चीज पे एक्शन में एक कमेटी बनाए। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पे हैं, आपको क्या दिखाई देता है इन तमाम चीजों के मतलब या नहीं दिखाई देते? देखिए ये सूबा हमारा है ना, तो हमें ओन करना है। हम फेडरल गवर्नमेंट या उसके ऊपर नहीं है, हमको ओन करना है और हमने ओन करना है। तो हम कराची को हम सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कर लें कि हम बिजनेस कम्युनिटी हो गए या आबाद हो गया, हम इसको एक्सेप्ट करें कि ये हमारा है। We should go and sit with them and take out the solution. अगर वो नहीं करते तो we should talk to them. Exactly, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पैकेज के आने से पहले जी, कंस्ट्रक्शन पैकेज के आने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से सारे बिल्डिंग तकरीबन बिल्डर हजरात की और उनके एसोसिएशन की मीटिंग्स हुई और उनको यही जो है वो एक सोल्यूशन निकाला गया कि कोई ऐसा पैकेज आना चाहिए जिसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हो। यू आर सेइंग दैट? उन्होंने अच्छा पैकेज तो किया है, लेकिन अभी देखिए अभी हम लोग हर्ट हो रहे हैं। ओवरऑल इकोनॉमी जो पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड है ना, जैसे स्टील सेक्टर है, तो अगर आप स्टील पे बात कर सकती है लंबा टॉपिक। अगर आई वांट टू एक्सप्लेन इट, टॉपिक ये है कि बेसिकली इस वक्त ओवरऑल जो स्टील ब्लेड्स है ना जो इंपोर्ट की जाती है यहाँ पे, उसका प्राइस $330 से $485 टच कर गया है, जिसकी वजह से स्टील सेक्टर जो हम लोग कॉस्ट ले रहे थे अगर 2500, तो वो आज कॉस्ट का जो है ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 300-350 रुपए जंप कर गए, क्योंकि 25,000 से 30,000 रुपीज पर टन पे फर्क आ गया है। राइट, यू आर सेइंग दैट कि अगर ये कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया जा रहा है तो इनको प्राइस को भी फोकस किया जाए, कोई कार्टून ना बनने दिया जाए। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच यासीन रेड्डी साहब, आपको कभी हम प्रोग्राम में दावत देंगे और प्रॉपरली डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के कुछ मसाइल हैं जो कि सिंध प्रोविंस में दिखाई दे रहे हैं। NOCs का प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, अगर उस पर काम हो जाए तो हमारे प्लेटफॉर्म से अक्सर बिल्डर हजरात ये इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर NOCs पर जल्दी फोकस कर लिया जाए और जितने प्रोजेक्ट्स लाइन में मौजूद हैं पाइपलाइन में, अगर उनको अप्रूव कर दिया जाए तो काफी तक कराची जैसे सिटी के अंदर काम होना शुरू हो सकता है। शहला राम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राइस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर बात हो रही है, उनसे मजीद बात करते हैं। सर ओवरऑल अपार्ट फ्रॉम राइस, वीट और शुगर केन और डिफरेंट क्रॉप्स वो कैसे दिखाई देती हैं पाकिस्तान में, उनका वेटेज क्या है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें, आपने बात की है राइस के बाद वीट की और शुगर की। मैंने हमेशा गवर्नमेंट को यही तजवीज़ दी है कि पहले पास तो हमारे पास कोई ऐसा बोर्ड नहीं है अच्छा जो हमको बता सके कि यहाँ पर हमारी वीट कितनी ग्रोइंग होती है और हमारी कंजम्पशन कितनी है। बोर्ड एज इन मतलब कि एक बिजनेस कम्युनिटी का एक बोर्ड बनना चाहिए। एग्रीकल्चर तो वैसे तो बहुत सारे हमारे पास बने हुए हैं, बोर्ड एसोसिएशन बनी हुई है, मगर जो रियल जिसको जो टाइकोन जो बिजनेस के हैं पाकिस्तान में, जो रियल बिजनेसमैन हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने ओहदेदार हैं या एसोसिएशन को नुमाइंदगी कर रहे हैं, चेयरमैन हैं, नहीं ग्रो नहीं करते हैं। जो रियल मतलब कि मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं रियल एक्सपोर्टर हूँ, मैं पाकिस्तान से रियल एक्सपोर्ट, मेरे को पता है कि भाई मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। वीट वाला जो है उसको वीट वाला रियल जो बंदा है, उनका कोई प्रेसिडेंट या उनका कोई चेयरमैन, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियल बंदा है। 5 जैसे राइस के बंदे हैं तो 5 आपके कार्टन के बंदे हैं, तो 5 आपके वीट हैं, 5 शुगर के। एक बोर्ड बनना चाहिए, उनको पता लगे हमारे मुल्क में टोटल वीट हुआ कितना है। लास्ट ईयर हमारा वीट हमने एक्सपोर्ट किया है गवर्नमेंट से $70 सब्सिडी लेके, गवर्नमेंट से $70 सब्सिडी लेके हमने पाकिस्तान का वीट एक्सपोर्ट किया है। और ये साल $70 क्या $70 पर टन पे सब्सिडी गवर्नमेंट से लिया है। $70 आप समझिए, $70 समझे कि 12-13 रुपए किलो बन जाता है पर अपना
केजी के हिसाब से। राइट, गवर्नमेंट ने हमको सब्सिडी दी है कि ये वीट हमारी एक्सपोर्ट करो बाहर ममालिक, गवर्नमेंट ने परमिशन दी। अब वो हमने वीट एक्सपोर्ट की है और इस साल हमने वीट वापस इंपोर्ट की है। इम्पोर्ट किए, एग्जैक्टली। वीट इंपोर्ट की है। जब वीट हमने अभी इंपोर्ट की है, जब सरप्लस हो जाता है तो प्राइस पे क्यों तो फोकस नहीं सरप्लस होता? जब हो गया तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरे ममालिक के पास जाए, उनके पास ऐसे बोर्ड बने जिनको पता है कि वीट कितनी सरप्लस है तो एक्सपोर्ट करती है, अगर सरप्लस नहीं है तो उनको रिजर्व रख लेते हैं कि हमारी कंजम्पशन कितनी है, शुगर कितनी है। यही हमारा शुगर में हुआ। लास्ट ईयर हमने शुगर एक्सपोर्ट की है और इस साल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं शुगर में। तो पॉलिसीज कहाँ है हमारे पास इस चीज की? ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए। जो पॉलिसीज कौन बनाएगा? सर पॉलिसीज तो बन रही हैं और गवर्नमेंट बनाएगी और गवर्नमेंट की जानिब से बंदे सारी होने चीजों पे चाहिए, फोकस किया जा रहा है। उसमें जेन्युइन बंदे होने चाहिए, उसमें ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल साइड से बंदे बैठे हुए हैं, सब जगह मैं समझता हूँ अच्छे लोग उसमें बैठे आपने हुए ये हैं। आवाज उठाई है? जी जी बिल्कुल, मैं तो आज भी आवाज उठा रहा हूँ कि जेन्युइन बिजनेसमैन, उनको पता है कि कितनी अपनी वीट हुई है, कितना शुगर हुआ है, कितनी राइस हुई है, कितनी पल्सेस हो रही है, क्या हमारी मुल्क के कंजम्पशन है, कितनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए, कितनी इंपोर्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट को उस लेवल का एक बोर्ड बनाना चाहिए। इस अगर डिफरेंट गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, डिफरेंट रूरल पार्टीज आती हैं और उनके अपने अपने एजेंडाज होते हैं, अपने अपने उनके मैनिफेस्टो होते हैं, तो अगर आप इस गवर्नमेंट की बात करें तो अब क्या दिखाई